नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वेबिनार में। आज के इस वेबिनार का विषय बेहद खास है। यहाँ पर आमंत्रित सभी माननीय सदस्यों, माननीय मेहमानों का मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ। स्वागत है सर आप सभी का। आज का वेबिनार बेहद खास है क्योंकि आज का विषय भी बेहद खास है। आज के विषय में हम बात करेंगे बच्चों के अधिकारों और इन अधिकारों को लेकर शिक्षकों की क्या भूमिका होती है। इस संबंध में लंबी चर्चा की जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज के हमारे वेबिनार का विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी कि शिक्षक ही बच्चों के अधिकारों के संरक्षक। New education policy, teachers are the guardians of the rights of children. इस प्रोग्राम पे लंबी चर्चा करेंगे, लंबी बातचीत होगी और इसके लिए हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है हमारे खास वक्ता को, जो कि है ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए यहाँ पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ऑनरेबल मेंबर सेक्रेटरी ऑफ एनसीपीसीआर मिस रूपाली बनर्जी सिंह को। मैम, आपका बेहद स्वागत है। Good afternoon. On the eve of Teachers' Day, we are here to celebrate and acknowledge the role of teachers in our lives and in the lives of the future of our country. Our children, as we know, after more than 3 decades, India has got a comprehensive, pragmatic, and inclusive new education policy. The outcome of the policy greatly depends on each one's contribution in achieving goals set forth. Needless to say, the foundation of all individuals in improving the education system are our teachers. Today we are here to celebrate the importance of teachers towards translating the new education policy into a reality and also towards achieving the rights of all children. We have with us Dr. Vinay Sahasrabudhe, Honorable Member of Parliament in Rajya Sabha, President, Indian Council for Cultural Relations, ICCR, and President, Parliamentary Standing Committee of Ministry of Human Resource Development. Dr. Sahasrabudhe is a seasoned academician, celebrated author, and has a rich experience in policy research. On behalf of NCPCR, I extend our gratitude to Dr. Sahasrabudhe for joining us today and giving us his valuable time. Now I request Shri Priyank Sarango, Chairperson NCPCR, to say a few words and welcome Dr. Sahasrabudhe. नमस्कार। आज हमारे साथ इस वेबिनार के माध्यम से जुड़े आदरणीय डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आयोग के इस वेबिनार में आपने अपना समय निकालकर हमको, देश के बच्चों को और खास तौर पे शिक्षकों को संदेश देने के लिए जो ये कृतार्थ हमको किया है, हम सभी आपके लिए, आपके इस कृपा के आपके प्रति बहुत बहुत आभारी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अपने सीपीसीआर एक्ट के दिए हुए कामों के अतिरिक्त शिक्षा का अधिकार कानून की निगरानी एवं उसके शिकायतों के निपटान का काम करने के लिए भी मैंडेटेड अथॉरिटी है। और ये काम करते हुए आयोग का कई दफा शिक्षकों के बीच में बहुत ही फ्लुएंटली आना जाना होता है। शिक्षकों के साथ आयोग का रिश्ता बहुत ही सुदृढ़ हमेशा से रहा है और आयोग का ऐसा मानना है कि नई शिक्षा नीति में ऐसे बहुत से बिंदु हैं जो शिक्षकों को बच्चों के अधिकार के संरक्षक के रूप में स्थापित करने वाले हैं। और अब वो सही वक्त है जब इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। निश्चित रूप से आज आदरणीय डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे जी हमको इस बारे में बताने वाले हैं कि कैसे सरकारें राज्यों में इसको ठीक तरीके से लागू करके ये तय कर पाएंगी कि एक शिक्षक न केवल बच्चे के गुरु के रूप में, शिक्षा प्रदान करने के वाले व्यक्ति के रूप में, बल्कि उसके जीवन के पूरे डेवलपमेंट स्टेज को संभालने और संवारने का काम किस प्रकार इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से करेंगे। मैं कुछ मोटी मोटी बातें 1-1.5 मिनट में अपनी रखकर यहाँ पे इसको समाप्त करूंगा। आज शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या है
और मैं सबसे पहले उन सभी शिक्षकों को नमन करना चाहता हूं जिन्होंने बच्चों का राइट टू सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए मिड डे मील का खाना पूरे कोरोना काल में अनाज के रूप में बच्चों के घर घर जाकर दिया। जब स्कूल बंद हुए तो सारे देश में ये चिंता थी कि अब जो बच्चे स्कूल से पोषण के लिए जुड़े हुए थे उनका क्या होगा, लेकिन शिक्षकों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और असली कोरोना वॉरियर के रूप में, बच्चों की असली संरक्षक के रूप में घर घर जाकर बच्चों को राशन दिया। और इस पूरे के पूरे संघर्ष के समय में अनेकों शिक्षक काल कवलित भी हुए। मैं आज सच्चे मन से उन सभी कोरोना वॉरियर शिक्षकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके योगदान को ये देश हमेशा याद करेगा, ऐसी कामना देश के सभी बच्चों से और सभी देशवासियों से करता हूं। बच्चों को यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन ने 4 अधिकार दिए हैं: राइट टू सर्वाइवल, राइट टू पार्टिसिपेशन, राइट टू डेवलपमेंट एंड राइट टू प्रोटेक्शन। जब बच्चा घर से बाहर निकलता है और स्कूल पहुंचता है, शिक्षक के सानिध्य में पहुंचता है, तब वो उसका घर के बाहर पहला कदम होता है। उसे सबसे ज्यादा संरक्षण की, उसे सबसे ज्यादा संवर्धन की, सहारे की, संबल की वही आवश्यकता होती है। ये शिक्षा नीति जो कर रही है वो शिक्षक के अंदर विश्वास जगाने का काम कर रही है। शिक्षक के प्रोफेशन को गरिमा प्रदान करने के लिए इस शिक्षा नीति में कई सारी बातें लिखी गई हैं, चाहे वो उनकी ट्रांसफर नीति को पुनः बनाना हो, चाहे वो उनकी ट्रेनिंग की प्रोसीजर को पुनः बनाना हो, एनसीईआरटी के करिकुलम फ्रेमवर्क को एनसीटीई के टीचर ट्रेनिंग करिकुलम के साथ लिंकेज स्टेब्लिश करना इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। और अंतोगतवा इस एजुकेशन पॉलिसी का ये उद्देश्य होने वाला है कि टीचर सर्विस प्रोवाइडर के बजाय वो व्यक्ति बने, उसकी प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उसको गुरु का सम्मान इस देश में पुनः मिले। शिक्षक के गुरु के पद की पुनर्स्थापन, उसकी प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापन इस देश में हो सके, हम लोगों को ये समझ में आया है। और आदरणीय डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी को मैं आमंत्रित करूंगा, उनका स्वागत करता हूं और उनसे आग्रह करूंगा कि इस मिशन को हम आगे कैसे ले जाएंगे। आपके द्वारा दिया गया आज का जो पाथवे होगा वो हमें आगे का मार्ग निर्दिष्ट करेगा। डॉक्टर सहस्त्रबुद्धे जी। सर म्यूट, सर आई थिंक माइक इज म्यूटेड। सर आपका माइक म्यूट। सभी को नमस्कार। मैं एनसीपीसीआर के सम्माननीय अध्यक्ष जी, सम्माननीय सचिव महोदय, महोदया और बाकी सारे जो अधिकारी गण है उनका सबसे पहले हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वैसे कानूनगो जी को मैं बरसों से जानता हूं, मगर आज मैं मानता हूं कि एक नया विषय इस आयोग के एजेंडे पर बहुत प्रबलतापूर्वक लाने में उन्होंने बहुत कारगर भूमिका भी निभाई है। और मैं मानता हूं कि जो एकात्मिकता हमारी सारी सोच में आवश्यक होती है, भारतीय सोच का एक मूल आधार है कि हम कभी कंपार्टमेंटल थिंकिंग में विश्वास नहीं करते, हम एकात्मिक सोच, इंटीग्रेटेड थिंकिंग में विश्वास करते हैं। और इसलिए यद्यपि काम की दृष्टि से महिला आयोग अलग है, ये जो बाल अधिकार आयोग है वो अलग है, शिक्षा के संदर्भ में काम करने वाले जो भी विभाग है सरकार के अंदर वो अलग है। ये अलग होना जरूरी था क्योंकि हर काम की कक्षा एक दृष्टि से विस्तृत हो गई थी, कार्यभार भी बढ़ रहा था। मगर अंततोगत्वा ये सारा विषय मनुष्य विकास से जुड़ा हुआ है और मनुष्य विकास की बृहद संकल्पना ये बाल विकास से होकर ही गुजरती है। बाल विकास की चिंता किए बगैर हम मनुष्य विकास की चर्चा नहीं कर सकते। और इसलिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर बाल अधिकार, बाल विकास और कुल मिलाकर बालकों के संबंध में आवश्यक चिंता, ये मैं मानता हूं कि बीते कुछ सालों में एक केंद्रवर्ती विषय रहा है।
और इसलिए बड़ी अच्छी बात है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में विशेष रूप में शिक्षक कैसे बाल अधिकारों के संदर्भ में प्रमुख उसके रक्षणकर्ता बनते हैं, कैसे इस भूमिका का निर्वहन उनके द्वारा होता रहता है या हो ऐसी उम्मीद रहती है, होना जरूरी माना जाता है। इन मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने इस तरीके का एक वेबिनार आयोजित करना अपने आप में एक उल्लेखनीय बात है। इस नए इनिशिएटिव के लिए पुनः एक बार मैं सम्मानित अध्यक्ष श्री कानूंगो जी और उनके सभी टीम मेंबर को धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी ये जो नई शिक्षा नीति है उसमें जिनको शिशु इस नाम से हम जानते हैं, इस संबोधन से जिनका उल्लेख हम करते हैं, ऐसे शिशुओं की शिक्षा के बारे में भी पहली बार मैं मानता हूं कि बड़ी सटीक और सारगर्भित चर्चा की गई है और आगे चलकर हम क्या करेंगे इसके बारे में स्पष्ट निर्देश भी दिए गए हैं। उसी तरीके से शायद पहली बार शिक्षक की भूमिका के बारे में विस्तार से न केवल चर्चा की गई है मगर कुछ नए मापदंड स्थापित करने की भी कोशिश इसमें हमें दिखाई देती है। और उस दृष्टि से देखें तो भारतीय शिक्षा विषय जो चिंतन है, द इंडियन थॉट ऑफ एजुकेशन, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण विषय ये माना गया है कि छात्र और शिक्षक इनके संबंध, द टीचर एंड द टॉट रिलेशनशिप, और ये संबंध हमारे यहां सहस्राब्दियों से केंद्रवर्ती माने गए हैं। अगर हम हमारे पुराणों की बात करें तो पुराणों के समय अगर महाभारत में या रामायण में, हमारे महाकाव्यों में ये उल्लेख अगर हमें मिलते हैं कि राम और लक्ष्मण या फिर कृष्ण और बलराम मुनि वशिष्ठ जी के या मुनि सांदीपनि जी के आश्रम में पढ़ने के लिए गए, तो वो पढ़ने के लिए वहां गए इसलिए नहीं कि राजप्रासाद में कोई जगह ही नहीं थी और जगह की अनुपलब्धता के कारण उनको गुरु के घर भेजा गया, ऐसा तो नहीं था ना। वो गुरु के घर गए क्योंकि गुरु के साथ रहते हुए, गुरु के व्यवहार से, आचरण से ही हमें पढ़ना है, इस बात की मूल कल्पना ज्ञानदान और ज्ञानार्जन, इन दोनों को समाहित करने वाली जो शिक्षा की प्रक्रिया है, इसमें ये सारी बात अंतर्निहित थी। और इसलिए उस समय गुरु के घर जाकर पढ़ना ये भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया और वो बनता रहा। मतलब कई शताब्दियों तक हमारे यहाँ शिक्षा इसी पद्धति से होती रही। अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें ये दिखाई देता है कि उनके गुरु का कितना महत्वपूर्ण और योगदान था, भूमिका थी। ऐसे ही अन्य अन्य महापुरुषों के बारे में हमें पता चलेगा। तो गुरु और गुरु की भूमिका व्यक्ति के छात्र अवस्था में, ये हमारे यहाँ हमेशा एक मध्यवर्ती विषय रहा है। और इसी के चलते, जिसको आज की परिभाषा में अर्ली चाइल्डहुड केयर कहा जाता है या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन भी कहा जाता है, इन विषयों के बारे में भी मैं मानता हूं कि नई शिक्षा नीति के अंदर जो बातें रखी गई है वो एक दृष्टि से छात्र और शिक्षक के संबंधों की नींव डालने वाली बातें है। ऐसा मैं अगर कहूं तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे हम अगर एक कटाक्ष डालेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण विषय ध्यान में आता है कि अब तक के इतिहास में स्वाधीन भारत में कभी भी शिशु शिक्षा के बारे में न इतना विचार किया गया था, न उसके ऊपर इतना बल दिया गया था। हमें पता है कि हमारे यहाँ
जो शिशु शिक्षा होती है उसको आप अक्सर अनौपचारिक माना जाता है, उसको अक्सर कम महत्व दिया जाता है। मगर बदले हुए परिवेश में हम जानते हैं, जैसे कि हम अनुभव करते हैं, अपने अपने घरों में भी अनुभव करते हैं कि आज बच्चा, स्कूल जाने वाला या लड़की, इनका एडल्टहुड बहुत जल्दी प्रारंभ होता है। और अगर एक जमाने में ये एडल्टहुड, ये वयस्क होने की प्रक्रिया का प्रारंभ अगर 13, 14, 15 की आयु में होता होगा, तो आज वो 10, 11, 12 की आयु में हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप में जब एडल्टहुड की उम्र थोड़ी जल्दी आ रही है, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व की और उसके गढ़ने की जो प्रक्रिया है वो भी काफी जल्दी प्रारंभ हो रही है। आज 2 साल का, 3 साल का बच्चा या बच्ची, शिशु, इसको भी घरों घरों में अभिभावक बताते हैं, अनुभव करते हैं कि वो एक दृष्टि से उसके शिशु अवस्था में भी उसके व्यक्तित्व को कैसे आकार मिल रहा है, इसका अनुभव करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मुश्किल से 2 साल, 3 साल का बच्चा या बच्ची है, मगर उसके बड़े प्रेफरेंसेस हैं, उसकी कई बातें ऐसी है कि जो कौन सी बातें वो चाहता है या चाहती है और नहीं चाहती, इसके बारे में बड़े आग्रह है, उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स बड़े तेज हो रहे हैं, उसका अपने इर्द गिर्द की चीजों की तरफ देखने का नजरिया और उनके प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। तो ये सारे लक्षण इस बात की ओर इंगित करते हैं कि बच्चे जल्दी बड़े हो रहे हैं। तो जरूरी था कि इस तथ्य को स्वीकार करते हुए अर्ली चाइल्डहुड केयर और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में गंभीरता से विचार हो, जो इस प्रारूप में नई शिक्षा नीति के किया गया हमें दिखाई देता है। इसी की वजह है कि 10+2+3 ये जो पहला फॉर्मेट था, उसकी जगह 5+3+3+4 इस तरीके का एक नया स्ट्रक्चर, एक नई संरचना लाई गई है। और जब मैं 5 कहता हूं तो इस 5 का प्रारंभ पहली कक्षा के पहले 2 सालों से हो रहा है, यानी प्राथमिक शिक्षा से नहीं तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा से हो रहा है। ये भी इस शिक्षा नीति की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। और मैं मानता हूं कि यही एक महत्वपूर्ण कारण है, यही एक बड़ी ताकतवर वजह है कि एनसीपीसीआर जैसी संस्था ने इस शिक्षा नीति के बारे में सोचना चाहिए, एक सोच बनानी भी चाहिए, विमर्श भी निर्माण करना चाहिए, और इसी बात को आप अंजाम दे रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अभी जब हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात करते हैं और इस नई शिक्षा नीति में बहुत स्पष्टता से इसके ऊपर कटाक्ष किया गया है कि इन 2 सालों में, यानी प्राथमिक शिक्षा के पूर्व वाले पूर्व प्राथमिक शिक्षा के 2 सालों में भी जो आग्रह रहेगा, फोकस रहेगा, वो उसकी सामाजिक क्षमताओं के विकास के बारे में, उसकी संवेदनशीलता के विकास के बारे में, उसके अंदर एक सद्वर्तन, सुव्यवहार निर्माण करने के बारे में, विनम्रता, मूल्यों का आग्रह और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक स्वच्छता का आग्रह, समूह में एक टीम में काम करने की प्रवृत्ति और परस्पर सहयोग, इतने सारे मूल्यों का विकास इन पूर्व प्राथमिक शिक्षा के एक फेज में ही कैसे आगे बढ़ा पाएंगे हम, इसकी चिंता इस प्रारूप में की गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये बात स्पष्ट है, मतलब ये अच्छा विषय है कि ये इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि इसमें शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी, और जो बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये काम केवल अभिभावक
घर की चार दीवारी के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति का सोशलाइजेशन भी जल्दी निर्माण हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में चाहे शिशु वर्ग में, आंगनवाड़ी में, या जहां कहीं वो जाने वाला है, उसके बारे में शिक्षकों को चिंता करनी पड़ेगी। इस बात को, इस पर बल दिया गया है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि अब एनसीईआरटी जैसी संस्था, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जैसी संस्था, ये पहली कक्षा से ही केवल उसके पाठ्यक्रम के बारे में नहीं सोचेगी, तो प्रथम कक्षा के पूर्व यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम, उसके लिए शिक्षा साहित्य इत्यादि विषयों पर सोचना भी आज नए संदर्भ में इसका काम बनेगा। और ये भी मैं मानता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर इस नई शिक्षा नीति के अंदर एक बल दिया गया है। वैसे हमारे देश में कई मनीषियों ने ये पहले से कहा है कि विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, मगर जब हम विद्यार्थी केंद्रितता की बात करते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े भवन बनते हैं, इतने शिक्षकों को काम पर लगाया जाता है, इतने जिसको नॉन टीचिंग स्टाफ कहते हैं वो भी दर्जनों की संख्या में काम करता है, फिर स्कूल के अन्य अन्य उपक्रमों के लिए तरह तरह की साधन सामग्री, कोई लेबोरेटरी है, कोई स्पोर्ट्स का सामान है, इतना इकट्ठा किया जाता है। ये सारा किसके लिए किया जाता है? ये छात्र के लिए किया जाता है, विद्यार्थी के लिए किया जाता है। मगर विद्यार्थी केंद्रितता लाने के लिए जरूरी है कि शिक्षा की सोच शिक्षक केंद्रित भी बने, क्योंकि विद्यार्थी को गढ़ने वाला वो शिक्षक है। उसके मन और मस्तिष्क पर प्रभाव डालने वाला अगर कोई है तो वो शिक्षक है। और इसलिए शिक्षक का एक अहम स्थान इस पूरी नई शिक्षा नीति की संकल्पना के बारे में जो प्रपत्र जारी हुए हैं या जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं, उसमें से झलकता है कि ये शिक्षक केंद्रितता के माध्यम से विद्यार्थी केंद्रीय शिक्षा बनाने का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास इस शिक्षा नीति के द्वारा हो रहा है। जब मैं शिक्षक की बात करता हूं, शिक्षक की भूमिका की बात सोचता हूं, तब मुझे पुनः एक बार ये ध्यान में आता है कि भारतीय शिक्षा नीति में ये होना, ये हमारी भारतीयत्व की पहचान का एक प्रतीक है। क्योंकि भारत की शिक्षा, जैसे मैंने रामायण महाभारत के उदाहरणों को देकर भी कहा, कि ये छात्र शिक्षक संबंधों पर यह शिक्षा का पूरा एक व्यवस्था का संरचनात्मक स्वरूप निर्भर है। और इसलिए इसमें शिक्षक की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। वैसे भी हम देखते हैं कि लोग बड़े बड़े पदों पर जाते हैं, जिंदगी में कुछ कर दिखाते हैं, उनको अपने बीते हुए जीवन के बारे में जब पूछा जाता है तब उनको सबसे अधिक ममत्व अपने महाविद्यालयीन जीवन के बारे में होता है। महाविद्यालयीन नहीं, अपनी स्कूली शिक्षा के बारे में होता है। आज भी बड़े होकर विभिन्न क्षेत्र में अपना दबदबा निर्माण करने वाले लोग जब शिक्षक के बारे में बोलते हैं तो अपने किसी स्कूल के शिक्षक के बारे में बोलते हैं। महाविद्यालय के किसी प्राध्यापक का उतना प्रभाव नहीं हो रहता दुर्भाग्यवश, जितना कि स्कूल के शिक्षक का होता है, क्योंकि एक इंप्रेशनिस्टिक एज होता है और जो शिक्षक बताता है वो हमें बहुत रोचक भी लगता है, बहुत प्रभावी भी हम हो जाते हैं, और शिक्षक का कुल व्यवहार भी हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। और इसलिए ये छात्र शिक्षक संबंधों की जो गहराई है वो मैं मानता हूं कि भारतीय शिक्षा विचार का मूलाधार है। मुझे एक किस्सा यहां पर बताने का मोह हो रहा है कि अमेरिका में गए हुए एक भारतीय शिक्षक ने अपने अनुभव को जब एक बार बयां किया तब मुझे ध्यान में आया कि भारतीय शिक्षक क्या परिवर्तन कर सकता है, इसकी पहचान उस अनुभव से होती है। हमारे परिचय में ये शिक्षक थे, पहले भारत में नौकरी करते थे, बाद में अमेरिका में स्थापित हुए, तो वहां पर भी विभिन्न परीक्षाएं देकर शिक्षक बन गए। तो एक बार उन्होंने कहा कि उनकी कक्षा में, उनके वर्ग में एक 14-15 साल का लड़का जब ये कोई पाठ पढ़ाते थे तो बगैर कोई हिचकिचाहट सो जाता था।
तो हमारे शिक्षक को बड़ा अटपटा सा लगता था। तो कई बार उसने उनको, उस छात्र को जगाने की कोशिश की, कभी कंधे पे हाथ लगा के थोड़ा सा हिला दिया, कभी पीठ पर थोड़ा थपथपाया। छात्र भी जगता गया, मगर फिर भी अगर आज जगा तो कल फिर सोया, ये क्रम चलता रहा। तो एक बार चौथे पांचवें दिन जब शिक्षक ने पुनः एक बार उसको जगाया, तो वो अमेरिकी छात्र, तेज तर्रार, 14-15 साल का, उठकर खड़ा होकर बोला और बड़े आग्रह से बोला कि सर, टीचिंग इज योर जॉब, वेदर टू लिसन टू योर लेक्चर और नॉट इज माय लिबर्टी। और इसलिए इतना बेबाक उसका अभिप्राय सुनकर हमारे शिक्षक हैरान रह गए। वो कुछ बोले नहीं, विवाद को उन्होंने बढ़ाया नहीं। शिक्षक छात्र का कहना था कि मैं आपको पढ़ाने से थोड़ा ही ना रोक रहा हूं, मगर मैं आपके लेक्चर को अटेंड करूं, सुनूं या सो जाऊं, खर्राटे मारूं, ये मेरी स्वाधीनता है, आप उसको आक्षेप नहीं ले सकते। आप जानते हैं कि अमेरिका में एक व्यक्तिवादिता का वातावरण होता है। तो इतने व्यक्तिवादी परिवेश में पले बढ़े उस छात्र का ये जवाब सुनकर हमारे शिक्षक मित्र थोड़े चकित भी हो गए, मगर फिर भी उन्होंने सोचा कि देखते हैं बाद में। और बाद में कुछ दिन बाद बहुत प्रयास करने के पश्चात जब उस छात्र के साथ उनका संपर्क आया, तो उसके साथ चाय पीते पीते उन्होंने छात्र को बड़े प्रेम से पूछा कि मुझे केवल इतना ही जानना है कि आप क्यों सोते हो। बाकी भी छात्र वर्ग में आते हैं, मगर उसमें से कोई सोता नहीं, आप क्यों सोते? तो छात्र ने जवाब दिया कि देखिए, मेरे घर में मेरी माता ने नई शादी की है, तो एक नए पिता मेरे घर आए हैं, और इस पिता को अब मैं उस घर का सदस्य रहूं और उसी घर की चार दीवारी के अंदर रहूं, ये इतना पसंद नहीं है। इसलिए ये मेरे नए पिता जो है मुझे कह रहे हैं कि मैं कोई हॉस्टल में रहूं या किसी अन्य जगह रहूं। तो अगर ऐसा करना है तो मुझे कुछ पैसा कमाना पड़ेगा, और इसलिए मैं मैकडोनाल्ड में काम करता हूं, रात्रि 10 बजे से बड़ी सुबह 3 बजे तक। तो 4 बजे आकर मैं सोता हूं। तो परिणाम ये होता है कि सुबह 11 बजे भी क्लास में बैठे बैठे मुझे झपकी आती है, मैं सो जाता हूं। मगर अंत में छात्र ने कहा कि सर, बिकॉज यू आर फ्रॉम इंडिया, you have gone to the root cause of the fact that I am dozing in the class. I am sleeping in the class. No American teacher will ever even think about that because of our idea of privacy. तो ये जो भारतीय शिक्षक परिणाम ला सकता है, उसका कारण यह है कि उसकी सोच छात्र शिक्षक संबंधों के प्रति हमारी परंपरा से प्रभावित है, और इसलिए वो आग्रह रखता है। उस दृष्टि से देखें तो शिक्षक की सन्नद्धता, उसके प्रशिक्षण की रचना, इसके बारे में इस नीति में पहली बार विस्तार से न केवल चर्चा की है, मगर उस पर बहुत सारा बल भी दिया है। और इसलिए एक दृष्टि से मैं कहूंगा कि छात्र शिक्षक संबंधों के आधार पर शिक्षा व्यवस्था के आमूलचूल परिवर्तन का दस्तावेज यानी नई शिक्षा नीति है। और इसमें शिक्षक की प्रेरणा, शिक्षक की प्रतिष्ठा, शिक्षक का अध्ययन, शिक्षक के सिखाने के तौर तरीके, शिक्षक के द्वारा नई प्रौद्योगिकी का उपयोग, इन सारे विषयों की इसमें विस्तार से चर्चा की गई है। और इसलिए जैसे उसमें एक कहा है कि शिक्षक सोशल इमोशनल लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स और उसका इमोशनल कोशेंट विकसित करना, इस दायित्व का भी निर्वहन करेगा। कितनी बड़ी बात है। शिक्षक को केवल आकर पाठ पढ़ा के बेल बज गई तो निकल जाना, ऐसा नहीं है। छात्र के इमोशनल कोशेंट की चिंता उसको करनी है, उसके सामाजिक भावनिक जीवन की समृद्धता की चिंता उसको करनी है। छात्र के अंदर एक क्रिटिकल क्वेश्चनिंग का, रीजनिंग का
एक एक प्रवृत्ति उसकी जगे, इसकी चिंता भी शिक्षक को करनी है। शिक्षक को ही ये सोचना है कि मेरा छात्र आगे चलकर जब विदेश में जाएगा, विश्व में कहीं जाएगा, तो कहीं भी उसको अपने अंदर कोई न्यूनता का एहसास न हो, इसलिए उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे सन्नद्धता से आगे बढ़ाया जा सकता है, इसकी भी चिंता मुझे करनी है। और इसलिए इतनी सारी बातें इसमें दी गई है, जिसके कारण मुझे लगता है कि ये शिक्षक केंद्रीय होते हुए विद्यार्थी को केंद्रवर्ती स्थान पर लाने की एक बहुत महत्वपूर्ण कोशिश है। उस दृष्टि से इस नीति की ओर हमें देखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षक के निरंतर प्रशिक्षण के बारे में हमारे देश में कई बार चर्चा तो होती रही और चर्चा में अन्य अन्य बिंदु भी आते रहे, मगर शिक्षक को सबसे जरूरी जो है कि प्रतिष्ठा मिले। अगर कोई करियर अपना प्लान करना चाहे तो करियर के प्लानिंग में कहीं भी शिक्षक बनना, ये एक आकांक्षा रखने वाले छात्रों की संख्या कम होती रहती है। मैं मानता हूं कि अगर इस शिक्षा नीति पर तरीके से, गंभीरता से, प्रामाणिकता से अमल होता है तो इस स्थिति में भी परिवर्तन आएगा और बड़े बड़े छात्र, बड़ी बड़ी आकांक्षा रखने वाले छात्र, बुद्धिमान छात्र, मेधावी छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, चाहे समाज के किसी भी स्तर से क्यों ना आने वाले हो, वो ये कहेंगे कि आईएएस बनना जितना महत्वपूर्ण है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज्ञाता बनना, सॉफ्टवेयर का तज्ञ बनना, ये जितना महत्वपूर्ण है उतना ही शिक्षक बनना भी महत्वपूर्ण है। और उस पद्धति से अगर शिक्षक के व्यवसाय को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है तो मैं मानता हूं कि ये दिन बहुत दूर नहीं है। और इसलिए गुरु शिष्य संबंधों की जो नींव हमारी पूरे शिक्षा विचार को पहले से उपलब्ध है, उसको और मजबूत करते हुए इस नई शिक्षा नीति का प्रारूप मैं मानता हूं कि हमें सफलतापूर्वक आगे ले जाएगा। मैं इस विश्वास को इसलिए भी यहां पर अभिव्यक्त कर रहा हूं क्योंकि एनसीपीसीआर के एजेंडे में इस पद्धति का विषय आना ये बड़ा स्वागत योग्य विषय है, ये बड़ा अच्छा चिन्ह है, सुचिन्ह है। और इसलिए जैसे कि विषय के वर्णन में कहा गया है, विषय को रखते समय, कि बच्चों के अधिकारों का रक्षण करता शिक्षक है, ये बात इससे अधिक मैं मानता हूं कि वास्तविक बात नहीं हो सकती। क्योंकि बच्चों के अंदर अपने अधिकारों की कल्पना निर्माण करना, एहसास निर्माण करना और अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजगता निर्माण करना, उनको सुरक्षा देना, सुरक्षा यानी केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं, भावनिक सुरक्षा देना, ये सारा काम पहले शिक्षक ही करता रहा है। और उस दृष्टि से मैं मानता हूं कि शिक्षकों के कंधे पर इस शिक्षा नीति ने बहुत काफी बोझ भी डाला है, मगर साथ ही साथ उनकी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाया है। ऐसी नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में सभी की भूमिका होनी चाहिए। एनसीपीसीआर ने अपनी भूमिका को समझकर इस पद्धति का आयोजन किया। पुनः एक बार आयोजनकर्ताओं को मैं साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये कार्यक्रम हम सब लोगों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा, क्योंकि हमने इस कार्यक्रम के दौरान जाना कि शिक्षक सिर्फ शिक्षक भी नहीं है, उसकी अन्य भूमिकाएं भी हैं, वो एक दोस्त भी है, वो एक मेंटोर भी है और वो एक कोच भी है। आशा करते हैं कि नई शिक्षा नीति के दौरान ये भूमिका नए आयाम लेगी और शिक्षक ही बच्चों के अधिकारों के सही मायने में संरक्षक बनेगी। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपसे ऐसी अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर हमारी बातचीत जरूर होगी। थैंक यू सो मच। और आप सब लोगों को कैसा लगा, इस पर आप हमें कमेंट्स दे सकते हैं, टिप्पणी दे सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आने वाले समय में आप किन विषयों पर
एनसीपीसीआर के साथ जुड़ना चाहेंगे, किन विषयों पर वेबिनार और हम आयोजित करें। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे एनसीपीसीआर के माननीय अध्यक्ष श्री प्रियंक कानूनगो सर का, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वेबिनार को बहुत सक्सेसफुल और महत्वपूर्ण बनाने के लिए। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी ऑनरेबल मेंबर सेक्रेटरी मिस रूपाली बनर्जी मैम का। धन्यवाद मैम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फिर से जल्द ही मुलाकात धन्यवाद। होगी Thank नए you. कार्य। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you so much.